एलजेपी का बिहार विधानसभा में खेल खत्म। चिराग के इकलौते एमएलए ने थामा जेडीयू का दामन। बोले, नीतीश कुमार की नीतियों से प्रभावित होकर जेडीयू में आया हूं। कोरोना के मद्देनजर झारखंड सरकार का बड़ा फैसला। अगले आदेश तक सभी स्कूल, जिम और स्विमिंग पूल बंद। पूरे राज्य में लागू किया गया नाइट कर्फ्यू। मधुपुर उपचुनाव में हफीजुल हसन को आरजेडी का समर्थन। आरजेडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समर्थन का किया ऐलान। महागठबंधन की जीत को बताया सुनिश्चित। ऑनलाइन होंगे स्नातक और स्नातकोत्तर की कक्षाएं। रांची विश्वविद्यालय ने जारी की अधिसूचना। कोरोना के मद्देनजर लिया गया फैसला। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इस वक्त पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पटना से इस वक्त बड़ी खबर। बायोमेट्रिक जांच में 11 फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बायोमेट्रिक जांच में 11 अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया है। फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होने पर हुआ फर्जीवाड़े का खुलासा। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एयरपोर्ट थाना पुलिस की कार्रवाई। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां बायोमेट्रिक जांच से 11 फर्जी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर। फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होने पर फर्जीवाड़े का खुलासा किया गया है और इसके बाद गिरफ्तारी हुई है। एयरपोर्ट थाना पुलिस की ये पूरी कार्रवाई है, जहां 11 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बायोमेट्रिक जांच में 11 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होने पर फर्जीवाड़े का खुलासा किया गया है और इसके बाद गिरफ्तारी की गई है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एयरपोर्ट थाना पुलिस की कार्रवाई, जहां से 11 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। फिंगरप्रिंट्स मैच न होने के बाद यह गिरफ्तारी हुई है। बायोमेट्रिक जांच में 11 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को बड़ा झटका दिया है। जनता दल यूनाइटेड में बिहार विधानसभा से एलजेपी का खेल समाप्त कर दिया है। चिराग पासवान की पार्टी के इकलौते विधायक राजकुमार सिंह ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने एलजेपी विधायक दल के जेडीयू में विलय की मान्यता दे दी है। मैं एनडीए का पार्ट था और एनडीए में होने की वजह से और पार्टी की जो हमारी नीतियां थी वो बिल्कुल ही स्पष्ट नहीं थी कि एनडीए में है नहीं है। तो मुझे तो एक स्पष्ट अपना निर्णय लेना था। मैं एनडीए में था तो मुझे लगा कि एनडीए के एक लेग के साथ जो मेरी विचारधारा, मेरी मानसिकता से मेल खाती है, मैं उसके साथ आ गया। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जो थे काफी घमंडी विचार के थे, अच्छे व्यवहार नहीं करते थे। ये मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि चिराग पासवान जी से मेरा बहुत ज्यादा कोई इंटरेक्शन कभी हुआ नहीं। हमारे स्कूल के डेज से राजकुमार जी हमारे मित्र रहे हैं और स्कूल में हम लोग साथ में थे। मैट्रिक हम लोग साथ किए हैं और एक अच्छे दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं। अच्छा व्यक्तित्व है। 2015 में जब हम कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उस समय भी ये पार्टी से टिकट के लिए प्रयास किए थे, लेकिन हमारी सीट कांग्रेस को मिल नहीं पाई तो हम उनको मदद नहीं कर पाए थे। अब जब ये आए तो इन्होंने इच्छा व्यक्त की कि नीतीश जी के नेतृत्व में ये काम करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। भाजपा ने इनसे स्पष्टीकरण मांगा था तो आज उसका प्रगटीकरण कर दिए माननीय राजकुमार जी ने, और हम समझते हैं कि आने वाले समय में बिहार के विकास में एक महती भूमिका का निर्वहन हम लोग सब मिलकर करेंगे। मैं माननीय विधायक राजकुमार जी को स्वागत करता हूं कि इन्होंने लोजपा को छोड़कर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में आस्था व्यक्त कर उनको आदर्श मानते हुए और विकास के कड़ी में समृद्ध बिहार बनाने में इन्होंने अपना दल को ज्वाइन किया है, विलय किया है। इसके लिए सबसे पहले इनको माननीय राजकुमार जी विधायक जी को मैं स्वागत करता हूं। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने कहा भी है कि लोजपा जो है, जो पार्टी है वो परिवारवाद पार्टी है, वहाँ किसी को दूसरा का चलता नहीं है। वो सिर्फ एक मैन
जो है हमारी पार्टी जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ सभी लोग का मान सम्मान और पार्टी के नीति सिद्धांत पर इन्होंने विश्वास करके, आस्था व्यक्त करके इन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है। कह सकता हूँ क्योंकि चिराग पासवान जी से मेरा बहुत ज्यादा कोई। तो आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों से अब लोजपा पूरी तरह साफ हो गई है। इकलौते विधायक ने भी अब जदयू का दामन थाम लिया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ फोनलाइन पे मौजूद हैं। शशांक, जिस तरीके से अब देखा जा रहा है कि लोजपा का इकलौता चिराग भी अब बुझ गया है, दोनों सदनों से अब लोजपा पूरी तरह से खत्म हो गई है। शशांक, देखिए नियाज, ये प्रत्याशित भी था कि ये कहीं ना कहीं पहले से तय था। आज बस कल की बात की जाए जो 6 तारीख को 6 अप्रैल को बस विधानसभा सचिवालय ने इसके लिए एक पत्र निकाला है, क्योंकि राजकुमार सिंह का जो मन है वो पहले से जदयू में आ चुका था और चुनाव के ठीक बाद से ऐसी परिस्थितियां बन गई थी। तो ये कयास लगाए जा रहे थे कभी भी राजकुमार सिंह जो है जदयू का दामन थाम सकते हैं, और वही हुआ। कल उन्होंने विधिवत रूप से जदयू की एक तरह से कहे सदस्यता ले ली और विधानसभा में वो अब जदयू के सदस्य घोषित कर दिए गए हैं। तो देखिए, ये जो लोजपा के विधायक जदयू में शामिल हुए हैं वो कहीं ना कहीं उस बात का है कि जब चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त लोजपा ने ये कहा था चिराग पासवान ने कि वो जदयू को कहीं ना कहीं आने नहीं देना चाहती है। तो जब चुनाव हुए उसके बाद जनता ने हालांकि जदयू को भी उतना बहुमत नहीं दिया, लेकिन लोजपा को एकदम से खारिज कर दिया और उनके एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह मटिहानी से जीते थे। और राजकुमार सिंह जो जीते थे वो लोजपा के कैपेसिटी से कम जीते थे और उनका व्यक्तिगत जो प्रभाव रहा है उसकी वजह से वो ज्यादा जीते थे। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत जल्दी वो जदयू में शामिल हो गए और कल ऐसा हुआ। देखिए, इससे पहले जदयू ने बसपा के विधायक जमा खान को अपने साथ शामिल किया था और जमा खान एकमात्र विधायक थे बसपा के जो जदयू में शामिल हुए थे और मंत्री भी बने। उसके बाद एक सुमित सिंह जो एकमात्र निर्दलीय विधायक थे वो भी जदयू का दामन उन्होंने थाम लिया था और आज लोजपा के एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह ने जदयू का दामन साध लिया है। तो इस तरह से जदयू की भी स्ट्रेंथ विधानसभा में 3 सीटों की बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं जदयू भी प्रयासरत है इन मामलों को लेकर। और राजकुमार सिंह के बारे में कहा जाता है कि राजकुमार सिंह की चिराग पासवान से बिल्कुल नहीं बनती थी। कई मुद्दों पर मतभेद भी थे और जब इकलौते विधायक जीते थे तो कहीं ना कहीं उनको कई बार जदयू से नजदीकी के कारण उनको शो कॉज भी चिराग पासवान ने किया था। तो चिराग पासवान से उनकी दूरियां काफी ज्यादा थी, कहीं भी एक पार्टी के रूप में वो नहीं काम कर रहे थे। तो ये बहुत अप्रत्याशित था कि वो बहुत जल्द जदयू में शामिल होंगे। देखा जाए तो जदयू में शामिल होने में उन्होंने थोड़ी सी देरी कर दी, क्योंकि जिस वक्त जमा खान शामिल हुए थे, सुमित सिंह शामिल हुए थे, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि उसी समय राजकुमार सिंह शामिल हो जाएंगे। लेकिन कल राजकुमार सिंह शामिल हो गए हैं और अब जदयू के सदस्य हैं। जी शशांक, लेकिन जिस तरीके से पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान ये देखा गया कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के ऊपर तल्ख टिप्पणी करते हुए नजर आए, अब ये कहा जा रहा है कि जदयू ने अब पूरी तरीके से पूरा हिसाब चुकता कर दिया। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से चिराग पासवान पर्सनलाइज होकर नीतीश कुमार पर हमलावर थे चुनाव के दौरान, और चुनाव के दौरान जैसा कल राजकुमार सिंह ने एक बयान भी दिया। राजकुमार सिंह ने कहा है कि चिराग पासवान कह रहे थे कि मैं जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, बल्कि हराने के लिए, नीतीश कुमार को हराने के लिए लड़ रहा हूं। तो कहीं ना कहीं ये तल्खी बहुत ज्यादा है जदयू में और लोजपा में, क्योंकि पता है, जदयू को पता है कि उसकी जो सीटें कम आई हैं उसका एक मेजर फैक्टर, तमाम फैक्टर हैं लेकिन अगर एक मेजर फैक्टर माना जाए तो लोजपा है, क्योंकि लोजपा ने हर सीट पर जदयू के खिलाफ वैसे कैंडिडेट उतारे थे जो कहीं ना कहीं बीजेपी से बागी थे या जदयू से बागी थे और मजबूत कैंडिडेट थे। तो उन्होंने ये कोशिश की थी कि वहां पर एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया जाए जो ज्यादा से ज्यादा वोट काट सके और लोजपा नहीं भी जीते तो जदयू हार जाए। तो इस कवायद में बहुत जगह पर 19 से 20 करीब ऐसी सीटें थी जहां लोजपा सफल भी रही है जदयू को हराने में। तो ये तल्खी बनी हुई थी। और देखिए, कुछ दिन पहले लोजपा का विधान परिषद में मात्र एक सदस्य थी नूतन सिंह। नूतन सिंह भी अब भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बन चुकी है। हालांकि नूतन सिंह ने कोई तल्खी नहीं दिखाई है लोजपा से, और नूतन सिंह ने कहा है क्योंकि उनके पति बीजेपी में है और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, तो ऐसे में असहजता हो रही थी तमाम जगहों पर सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए या अन्य चीजों को लेकर, इसलिए वो लोजपा छोड़कर भाजपा में आई हैं। लेकिन राजकुमार सिंह ने साफ कहा है कि लोजपा एक परिवार की पार्टी है, लोजपा में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, लोजपा में आंतरिक प्रजातंत्र बिल्कुल नहीं है।
ऑटोक्रेसी, यानी जो भी करते हैं चिराग पासवान करते हैं। चिराग पासवान की जो रवैया है वो सही नहीं है। ऐसे में उनके साथ कोई कन्वर्सेशन या कोई वार्तालाप नहीं संभव थी, इसलिए वो जदयू में चले आए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये पहले से लगभग तय था, क्योंकि उनकी नीतीश कुमार के प्रति कमिटमेंट थी और वो नीतीश कुमार के जो काम है उनसे प्रभावित थे, विकास के कामों से, और चाहते हैं कि उनके क्षेत्र का विकास हो। जी शशांक, लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद ऐसे तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं लोजपा को लेकर के कि क्या लोजपा के जो चिराग पासवान है लोजपा के नैया को पार लगा पाएंगे? क्या लोजपा अपने अस्तित्व को अब बिहार में बचा पाएगी? देखिए, रामविलास पासवान का जो मैजिक था, रामविलास पासवान जो एक दलित नेता के रूप में उभरे थे, उस छवि को बचाने में कहीं ना कहीं अभी तक चिराग पासवान सफल नहीं हुए हैं। क्योंकि रामविलास पासवान समय को भांपते हुए अलग अलग निर्णय लिया करते थे। उनको राजनीति का मौसम वैज्ञानिक भी ऐसे ही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो केंद्र सरकार में एक लंबे समय से मंत्री रहे हैं, जब तक निधन होने तक वो मंत्री रहे हैं। और वही कारण है कि वो समय को भांप के काम करते थे कि सत्ता किसी की भी रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे यूनाइटेड फ्रंट की रही हो, चाहे फिर बीजेपी की रही हो, तमाम सरकारों में मंत्री रहे हैं, तो उनको अवसर पता था कि कहां पर क्या काम करना है। चिराग पासवान ने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है, लेकिन पहला ही एक्सपेरिमेंट उनका एक तरह से कहा जाए कि फेल हो गया। और वो एक्सपेरिमेंट था कि जदयू के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और सीटें जीतकर भाजपा के साथ सरकार बना लेंगे। तो कहीं ना कहीं जदयू को रिप्लेस करने की या उसका सब्स्टिट्यूट बनने की कवायद थी उनकी, लेकिन अनुभव की कमी थी और रामविलास पासवान उस वक्त उनके साथ नहीं थे, क्योंकि वो बीमार से बाद उनका निधन हो गया। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान पार्टी को उस स्टैंड से नहीं ले जा पा रहे हैं। और रामविलास पासवान की जो स्वीकार्यता थी पार्टी के अंदर, बड़े नेताओं से लेकर छोटे नेताओं में, वो भी अब चिराग पासवान के साथ नहीं दिख रहा है, क्योंकि तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने लोजपा का दामन छोड़ दिया है। बहुत सारे लोग जदयू में शामिल हो गए, बहुत सारे आरजेडी में चले गए हैं। तो एक तरह से अभी के दौर में कहा जाए न्यास की लोजपा काफी बैकफुट पर है इस वक्त। जी बहुत बहुत शुक्रिया शशांक तमाम जानकारी के लिए। वहीं रांची में तेजी से पांव पसारते कोरोना को रोकने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। लोगों को प्रचार गाड़ी के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। वहीं उपायुक्त दुमका के नेतृत्व में जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने शहर के दुकानों का औचक निरीक्षण कर कई दुकानों को सील करने की कार्रवाई तेज कर दी है। जिन दुकानदारों के पास मास्क और सैनिटाइजर नहीं है, उनके दुकानों को सील कर कार्रवाई कर रहे हैं। दुमका प्रशासन के द्वारा लगातार जनता को मोटिवेट किया जा रहा है कि वो कोरोना के गाइडलाइंस को अनुपालन करें, जैसे सामाजिक दूरी का पालन करना, मास्क पहनना, अनावश्यक तरीके से भीड़ भाड़ में नहीं जाना। इन सभी चीज़ों पे हम लोग निगरानी रखे हुए हैं। मास्क चेकिंग किया जा रहा है। आज प्रशासन का पूरा टीम जिनके केसेस को देखकर सभी जनता से अपील यही कर रहे हैं कि अनावश्यक तरीके से वो बाहर नहीं जाए, सामाजिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हो, और जब भी बाहर निकल रहे हैं तो मास्क अवश्य रूप से पहने। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार कामेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कामेश, जिस तरीके से कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रशासन अब सतर्क नजर आ रही है, क्या कुछ कदम उठाई गई है? देखिए आज जिस तरह से झारखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, उसको लेकर कल राज्य में डिजास्टर मैनेजमेंट की जो सरकार के द्वारा बैठक की गई, इस बैठक में कई दिशा निर्देश जारी किए गए। हालांकि राज्य सरकार के द्वारा जो पहले गाइडलाइन जारी किए गए थे, उस गाइडलाइनों का पालन जरूर करवाया जा रहा था, हालांकि उसमें सख्ती नहीं बरती जा रही थी, जिसका खामियाजा जो है अब राज्य को भुगतना पड़ रहा है। एक अगर पुराने जिस समय पहले दौर की बात की जाए कोरोना संक्रमण की, तो जहां 138 दिनों में 4338 कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे, वहीं महज 14 दिनों में 4500 का आंकड़ा पार कर जाना, यह जरूर राज्य में चिंता का विषय है कि जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। तो ऐसे में राज्य सरकार जो है जरूर चिंतित है, और अब जिस तरह से सख्ती बरतने की बात कही जा रही है, एक और राज्य सरकार के द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर प्रबंधन की जो है बैठक, अहम बैठक बुलाई गई और देर रात तक बैठक चला। उस बैठक में कई ठोस निर्णय लिए गए हैं। उस ठोस निर्णय की अगर बात करूं तो सबसे बड़ी बात है कि राज्य में जितने भी स्कूल कॉलेजें हैं उनको बंद कर दिया गया
गया है और उन बंद करने के बाद वहां जो पढ़ाई की व्यवस्था है वो ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन के द्वारा शिक्षा दी जाएगी। हालांकि देखिए, जो बड़े स्कूल, जो ऊंची क्लास है 10वीं और 12वीं की जो कक्षा है, वहां छात्रों को आने के लिए पहले अभिभावकों की अनुमति लेनी होगी, तभी वे छात्र आ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और बात कर दूं कि जो परीक्षा है 10वीं या 12वीं की जो परीक्षा है उसको इस गाइडलाइन के तहत नहीं रखा गया है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा जो है वो समान तरीके से कोविड-19 के जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए तो जिस तरह से अब राज्य सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा सख्ती झारखंड में देखने को मिल रही है, तो सबसे बड़ी कार्रवाई जो अगर बात करें झारखंड रांची में, तो रांची में कल जो है जिला प्रशासन के द्वारा 5 प्रतिष्ठानों को कोविड-19 के जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन करने के एवज में 48 घंटों के लिए सील कर दिया है। और साथ ही साथ ये शोकॉज जारी किया गया है कि 48 घंटे में आप सही जवाब दीजिए कि आखिर कोविड-19 के जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का उल्लंघन क्यों किया गया। तो नियाज देखिए, यह सबसे बड़ी बात है कि जिला प्रशासन की जो कार्रवाई है, जिला प्रशासन जिन कोविड-19 के पालन करवाने में जो सख्ती नहीं दिखा रहा था वो सख्ती अब देखने को मिल रही है। तो ऐसे में फिरायालाल जैसे बड़े प्रतिष्ठान को सील कर दिया जाना 48 घंटे के लिए, यह बहुत बड़ी बात है और यह कार्रवाई देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर जिला प्रशासन की बात की जाए तो जिला प्रशासन के द्वारा राज्य की जनता को जागरूक करने के लिए और राज्य की जनता को सचेत करने के लिए कोरोना संक्रमण की जो भयावहता है उसको जानकारी देने के लिए अब लाउड स्पीकर वाहनों पर लगाकर लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रचार किया जाएगा तथा लोगों को कोविड-19 के नियमों का पालन करने का निर्देश जारी किया गया। साथ ही साथ दूसरी तरफ देखा जाए तो कोविड-19 के नियमों को सख्ती से पालन करवाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा 12 मजिस्ट्रेट की नियुक्ति जो है सिर्फ रांची में की गई है और इन मजिस्ट्रेटों के साथ एक टीम भी गठित की गई है। इस टीम के साथ एक बस भी होगा जिसमें कोविड-19 के जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन करने वाले लोगों को उसी समय उस वाहन में भर के जांच के लिए ले जाने की सुविधा होगी। साथ ही साथ जो लोग उसमें संक्रमित होंगे उन्हें समुचित इलाज के लिए जो कोविड-19 के गाइडलाइन के तहत जो उन्हें क्वारंटाइन करने की जो व्यवस्था है वो भी क्वारंटाइन करने की व्यवस्था जो है अब जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा। तो देखिए नियाज, जिस तरह से कोरोना संक्रमण की लहर और कोरोना संक्रमण का जो प्रकोप जो है राज्य में जिस तरह से बढ़ने लगा था उसको लेकर राज्य सरकार चिंतित थी और उसका असर जो है राज्य सरकार का चिंता होना भी वाजिब था। और राज्य सरकार जिस तरह से अब कार्रवाई कर रही है, सख्ती दिखा रही है, उसका जो असर है अब सड़कों पर भी दिखने लगा है। देखिए, और एक बात और आपको नियाज बता दूं कि जो मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई है, ये मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति सिर्फ रांची शहर में की गई है और रांची शहर में जो भी प्रतिष्ठान है, हाट है, बाजार है, रेलवे स्टेशन है या बस स्टैंड की बात की जाए, ये सभी जगहों पे अब मजिस्ट्रेट की निगरानी में ही सारे जगह रहेंगे और मजिस्ट्रेट के द्वारा लोगों पे जो कोविड-19 के गाइडलाइन का नियम को सख्ती से पालन नहीं करते उस पर सख्ती बरती जाएगी और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि कोविड-19 का जिस तरह प्रकोप बढ़ रहा है, राज्य सरकार अब चिंतित है। लेकिन दूसरी तरफ एक बात और सामने आई है कि हाईकोर्ट ने सदर अस्पताल को शौकौज किया है कि 500 बेडों वाला अस्पताल में कोविड-19 से जो स्वास्थ्य सुविधाएं देनी चाहिए, उन स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया रहनी चाहिए, वो स्वास्थ्य सुविधाएं को मुहैया क्यों नहीं करवा पा रहा। तो इसके लिए हाईकोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी कर दिया है। जी नियाज। जी कामेश, तो रांची में कौन कौन सी जगहों पे प्रशासन जो है वो सख्ती दिखा रही है, लोगों को गाइडलाइन को पालन कराने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है और जो लोग जो भी गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? देखिए नियाज, देखिए गाइडलाइन पालन करवाने के लिए 12 मजिस्ट्रेट की नियुक्ति जरूर कर दी गई है, लेकिन 12 मजिस्ट्रेटों के साथ जो है एक पूरी टीम जो है स्वास्थ्य टीम के साथ दंडाधिकारी हैं, दंडाधिकारी के साथ जो स्थानीय थाने हैं उनके पदाधिकारी भी उनके साथ रहेंगे और मौका पे जांच करेंगे। जो आने जाने वाले रास्ते हैं, सड़क है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टैंड है, वहां पे जांच करेंगे। और इन लोगों पे अगर कार्रवाई की बात की जाए तो डीएम एक्ट और मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए जिला प्रशासन के द्वारा इन दो नियमों के तहत कार्रवाई की जाना बहुत बड़ी बात है और दो कानून के तहत कार्रवाई करना ये सबसे बड़ी बात सामने आ रही है। लेकिन उसके बाद भी लोग अगर जागरूक नहीं होते हैं तो जिला प्रशासन और राज्य सरकार के जो दिशा निर्देश है उसको सख्ती से पालन करवाने के लिए ये जो मजिस्ट्रेट है अपनी कार्रवाई करेंगे, इनको अधिकार दिया गया है। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में राज्य सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा जो अभियान चला जा रहा है कोरोना संक्रमण से बचने के लिए और कोरोना संक्रमण के खिलाफ सख्ती बरतने के लिए, ये कितने दिनों तक जारी रहता है ये अभी आने वाला समय ही बता पाएगा कि किस तरह की सख्ती और देखने को आने वाला समय बता पाएगा कि ये जो सख्ती प्रशासन
प्रशासन द्वारा बरती जा रही है कब तक होती है और लोग इस सख्ती को कितने तरीके से फॉलो करते हैं और क्या अभी भी कोरोना के खतरे को देखते हुए लोग जागरूक होते हैं, कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कामेश तमाम जानकारी के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। औरंगाबाद में 2 बाइकों की जोरदार टक्कर होने से 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग जख्मी हो गए। घटना बीती रात की बताई जा रही है। घटना के बाद ग्रामीणों द्वारा दुर्घटनाग्रस्त लोगों को दाऊदनगर अनुमंडल अस्पताल लाया गया है, जहां के चिकित्सकों ने 2 युवकों को मृत घोषित कर दिया है, जबकि 3 युवकों को प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति गंभीर बताते हुए बेहतर इलाज के लिए बड़े चिकित्सालयों में बाहर रेफर कर दिया है। वहीं बिहार में अपराधियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला कैमूर जिले के करमचट थाना क्षेत्र का है, जहां अज्ञात अपराधियों ने गोलीबारी की। गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई। हालांकि घटनास्थल करमचट थाना के 100 मीटर के अंदर होने के बावजूद पुलिस समय पर नहीं पहुंच सकी। बाद में स्थानीय द्वारा सूचना दिए जाने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मार्केटिंग करके सब्जी लेकर आ रहे थे। मार्केटिंग करके चिन्हारी से सब्जी लेकर आ रहे थे। जी। आने के बाद में इन लोग सवार मोड़ पे थाना से थोड़ा सा ही हटके खड़े थे, बस का इंतजार कर रहे थे। इंतजार करने समय में उसी समय 6-7 लड़के लोग आए। 6-7 लड़के लोग आए, उसी समय मारे और मारते ही वो लोग भाग गए। थाना के जस्ट सामने से और परमानेंट थाना के सामने परमानेंट उस गांव में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। कभी अभी होली आया था, तत्काल होली के समय में वहाँ पे पूरा हंगामा हुआ था। कुछ भी नहीं थाना कर रहा है। आखिर ये थाना में कमी है, इसको अच्छा से हमारे एसपी डीएम साहब इस जांच कराएं अच्छा से। ये करमचट थाना अंतर्गत सवार और बहेरी गांव है। वहीं के 2 व्यक्ति हैं और दुबे जी जो है स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं। एक राजेश सिंह उर्फ कृपन सिंह करते हैं। आदमी को पूर्व से कोई विवाद था, जिसके कारण घटना घटित हुई है। हम लोगों का पोस्टमार्टम हो रहा है। लगी है। दरअसल सालों से फरार कानून की गिरफ्त से एक नक्सली को सकरा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार बली गांव थाना और सकरा थाना ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की, जिसमें नक्सली को सकरा थाना क्षेत्र के गन्नीपुर बाजार चौक से गिरफ्तार किया गया। मामले की जानकारी देते हुए सकरा थानाध्यक्ष ने बताया कि डीएसपी के नेतृत्व में बलीगांव थाना और सकरा थाना के पुलिस ने एक नक्सली को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार नक्सली से पूछताछ कर रही है। डीएसपी पूर्वी सर के नेतृत्व में बलीगांव थाना और सकरा थाना के सहयोग से एक नक्सली को गिरफ्तार किया गया, जो पिछले 7-8 वर्षों से फरार था। उसकी गिरफ्तारी की गई है। वह नक्सल गतिविधि में था और उस पर सकरा थाना में कांड दर्ज किए जा चुके थे। और भी किसी कांड में संलिप्त था? अभी इससे पूछताछ की जा रही है कि किस किस कांड में इसकी संलिप्तता होने पर बताई जाएगी। कहाँ से गिरफ्तारी हुई सर? इसकी गिरफ्तारी सकरा थाना क्षेत्र के गनीपुर बाजार चौक है, वहां से गिरफ्तारी की गई है। कहाँ हो गया? वहीं नौबतपुर प्रखंड के सरारी गांव में एक अधेड़ ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना पर पहुंची नौबतपुर पुलिस ने मौके से एक देसी कट्टा बरामद किया है। पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। जानकारी के अनुसार युवक कई दिनों से मानसिक रूप से बीमार बताया। ये बुजुर्ग डेथ कर गए हैं, बहुत दिनों से यहाँ पे सोए हुए थे, मतलब यहीं पे रहते थे चबूतरा पे, और आज अचानक से इनकी सामने मृत्यु हो गई। पहचान वगैरह हुई है? कुछ नहीं, पहचान वगैरह के लिए कोई आईडी नहीं है, इसलिए पहचान नहीं हो पाया।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।